Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter Mechanical Properties of Fluids और आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं स्टोक्स लॉ के साथ में. सो गिव द हेडिंग स्टोक्स लॉ. ये लॉ किस प्रकार से रिलेटेड है, क्या चीजें हैं यहां पर, इसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना है. तो बेटा इसको समझने के लिए आप एक सिंपल सी बात कीजिए. ये सिंपल सी एक बात को मानिए. क्या हो रहा है कि हमारे पास में कोई तो भी एक लिक्विड है, ठीक है. उस लिक्विड के अंदर में यदि हम लोग किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप डाउन करते हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पास में जैसे मान के चलो ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर में एक लिक्विड भरा हुआ है, मान के चलो इस लेवल तक यहां पर भरा हुआ है, और ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसकी कुछ तो भी डेंसिटी है, लेट्स से रो, ठीक है. रो इसकी क्या है, डेंसिटी है. हम लोगों ने मान लिया हमारे पास में एक स्फेरिकल बॉडी है. कैसी बॉडी है बेटा, स्फेरिकल बॉडी है, और इस स्फेरिकल बॉडी की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर. रेडियस कितनी ले ली मैंने, स्मॉल आर ले ली. अब यदि मैं इसको यहां से छोड़ देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, यहां पर छोड़ देता हूं, तो क्या होगा, ये नीचे गिरेगा, बराबर. नीचे तो गिरने वाला है, ये तो जाहिर सी बात है. अब यदि मैं इसमें एक कंसीडर कर लेता हूं कि लेट से जो भी ये लिक्विड है, जो भी ये लिक्विड है या फ्लूइड है, ये है बेटा आपका विस्कस लिक्विड है. कैसा लिक्विड है, विस्कस लिक्विड है. विस्कोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और विस्कोसिटी में क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि जब हमारे पास में कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होता है तो उसकी जो लेयर्स होती है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होती है उसके कारण उस पे ऑब्जेक्ट पे क्या आता है, एक ड्रैग आता है. यस और नो, या हम लोग कहें उनके बीच में ही एक ड्रैग आता है, और ये लेयर्स कंपैरेटिवली क्या होती हैं, फिर स्लो चलती हैं. यस और नो. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने विस्कोसिटी बोला. एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था, पानी लो और हनी, शहद लो, और दोनों को ऐसे उंडेल दो, तो देखोगे पानी तो बहुत तेजी से आगे चलता हुआ चला जाता है, जबकि शहद बहुत ही धीरे 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 से चल रहा होता है. तो वो जो प्रॉपर्टी है लिक्विड्स की या फ्लूइड्स की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है. अब हम लोगों ने क्या मान लिया कि भैया इसको जब हम लोगों ने इसके अंदर में डाल लिया, इसके अंदर में डाल दिया, इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो है हमारे पास में ईटा. डेंसिटी को एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए डेंसिटी को साइड में रख देते हैं. मैंने माना ये जब इसके अंदर में जा रही है, ठीक है, ये रेडियस आर की जो भी स्फेरिकल बॉडी है उसने जो स्पीड अचीव कर ली है वो है v. इट हैज अचीव्ड स्पीड v. तो इस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स होता है, इस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा. हालांकि आप कहोगे सर इस पर वेट लगेगा mg और एक बॉयंट फोर्स लगेगा Fb. तो मैं इन दोनों के अलावा एक तीसरे फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं जो स्टोक्स लॉ से मिल रहा है, और इसे हम लोग बेटा विस्कस फोर्स कह रहे हैं. और ये विस्कस फोर्स की कब बात कर रहे हैं, देखो ये सब चीजें हैं हमारे पास में, लेकिन इनको अभी कंसीडर नहीं करना. इस बात को ध्यान से सुनिए, ये अगले टॉपिक में आएंगी जब मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी सिखा रहा हूं. अगला जो टॉपिक है, अभी स्टोक्स लॉ में इन सब चीजों को साइड में रखिए, ठीक है. तो स्टोक्स लॉ में मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपके पास में स्फेरिकल बॉडी विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करी, यदि ये v स्पीड से नीचे जा रही है, r इसकी रेडियस है, तो इस पर जो लगने वाला जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इसे हम लोग लिखते हैं एफ वी बराबर 6 पाई ईटा आर वी. 6 पाई ईटा आर वी ये विस्कस फोर्स की वैल्यू है, और ये विस्कस फोर्स आ रहा है आपके पास में स्टोक्स लॉ से. कहां से मिल रहा है बेटा, स्टोक्स लॉ से मिल रहा है. याद रखना है, ठीक है. ये क्या रखना है बेटा, याद रखने वाली चीज है, इसलिए इसको याद ही रखना है. क्लियर, कोई इसमें परेशानी होगी. स्टोक्स लॉ पे सीधा सवाल पूछा जाता है, ईटा की डायमेंशन सीधी सीधी पूछी जाती है. वी क्या है, वेलोसिटी है. आर क्या है, रेडियस है. एफ फोर्स है. तो बेटा ईटा के डायमेंशन आप निकाल सकते हो. यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है. होमवर्क है, आपको करना है, क्या करना है, डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं बेटा. आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं किसके, ईटा के. ईटा के डायमेंशंस आपको कैलकुलेट करके रखने. हो सके याद रख लो तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि याद नहीं रख पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है. लेकिन मेरा सजेशन है पर्सनल लेवल पे कि बेटा एक बार याद करके या कहीं रख के लिख के रख लो,
यदि कहीं काम आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही नहीं, हमें तो पढ़ना है, हम कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। यस और नो। चलो ये पहला पॉइंट हो गया। अगली जो हमारी छोटी सी हेडिंग है वो है बेटा टर्मिनल वेलोसिटी। क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसको जरा समझते हैं हम लोग, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखो, हम लोगों ने एक ऐसे बहुत बड़े कंटेनर की कल्पना करी है, बहुत बड़ा कंटेनर है, ठीक है, और ये ऐसे लिक्विड से खचाखच भरा पड़ा है, ठीक है, लिक्विड से क्या किया है, ये एकदम फुल टू पैक है, ठीक है। अब ये लिक्विड है, मैंने मान लिया भैया इसकी डेंसिटी है रो। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। अब यदि मैं यहां पर एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी लेता हूं जिसकी रेडियस बेटा आर है और इसकी डेंसिटी सिग्मा है, रेडियस आर है, डेंसिटी सिग्मा है, और मान लीजिए ये इसके अंदर डूब रही है, ये इसके अंदर क्या हो रही है? डूब रही है, ठीक है, डूब जाएगी, ये फ्लोट नहीं कर रही है, फ्लोटिंग की बात नहीं आ रही है। अब मैंने इसको यदि इसके अंदर में छोड़ दिया तो क्या होगा? तो जैसे ही आप इसे अंदर में छोड़ोगे तो क्या होगा कि भैया पहले स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, पहले स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी, उसके बाद में क्या होगा? उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगेगी। सो रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड विल डिक्रीज। ओ, ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिए। देखो ये बस छोटा सा समझना है, उसके बाद में तो फॉर्मूला काम आने वाला है, उसी के बेसिस पे आपके सवाल होने वाले। मेडिकल एंट्रेंस में फॉर्म, देखो मैं बार बार फॉर्मूला पे जोर दे रहा हूं, उसका रीजन यही है बेटा, मेडिकल एंट्रेंस में आपको फिजिक्स समझनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई शंका नहीं है मुझे कि मुझे फिजिक्स समझानी है आपको, लेकिन उसके साथ ही साथ में मेरा हमेशा ये आप लोगों से जोर रहता है कि भैया फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि मेडिकल में 45 में से 35 सवाल तो आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होते हैं। कुछ ग्राफ्स रहते हैं जो हम लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। स्फेरिकल बॉडी, सर्कुलर डिस्क, रिंग, यही सिंपल बॉडी आती है। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ, मतलब सवाल पैटर्न पेपर कहीं बाहर नहीं जाता है मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि देखा जाए, आपने सारी चीजों को ध्यान से पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सवाल नहीं बन रहे, दोबारा बनाने की कोशिश करो, आपसे बनेंगे, जरूर बनेंगे, ठीक है। सो अब मैंने क्या बोला, जब इसको बढ़ाएं डालेंगे इसके अंदर में, तो पहले बेटा क्या होता है? स्पीड इंक्रीज होती है, ये हम लोग जानते हैं। यदि आपने देखा होगा, जैसे आप मान के चलो आपको तैरना आता है, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं, वैसे कितने लोगों को तैरना आता है? हाथ खड़े करना। मेरा हाथ नीचे, मुझे नहीं आता, मुझे कई लोग तो सोच रहे होंगे अच्छा सर नहीं आता, मिलो तो सही कभी किसी कुएं के किनारे, देखो धक्का नहीं दिया तो फिर हमारा नाम बदलना, ऐसे सोच रहे हो ना? हाँ मैं जानता हूं यही होता है, चलो कोई बात नहीं। ऐसे वैसे गुरुओं का आदर करना चाहिए, हम भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, मन में भले कितना भी गुस्सा आ रहा हो उसको साइड में रख लेना चाहिए और टीचर से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दो बातें कोई ना कोई टीचर आपको जरूर अच्छी सिखाएगा, ठीक है। और हम वी एट बायोमेंटर्स व्हाट डू वी डू, हम वैल्यू एजुकेशन पर भी ध्यान रखते हैं, मतलब आपकी वैल्यूज को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छे नागरिक बने, ठीक है, देश का एक अच्छा नागरिक बने, हम लोग ये भी चाहते हैं। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ इंटरनल वैल्यूज होती हैं, उनको भी आपको सहेज के रखना है, नहीं तो आप क्या होता है, देखो किसी व्यक्ति के पास में यदि देखा जाए ना, तो एक उसकी एक वैल्यू होती है कि वो इंटीग्रिटी की एक वैल्यू होती है, एक उसकी इंटेलिजेंस की एक वैल्यू होती है, एक उसकी पंक्चुअलिटी की वैल्यू होती है, उसकी एक डिसिप्लिन की एक वैल्यू होती है, एक उसकी एनर्जी की एक वैल्यू होती है, ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा मैं इन चीजों पे कहां पहुंच गया, एक काम करता हूं, इस पे बाद में डिस्कस करूंगा, पहले जो टॉपिक पढ़ाना है उसको पढ़ा लेता हूं। अच्छा हम बोले थे, मान के चलो आपको तैरना आता है और कुआं बहुत गहरा है, कुआं बहुत गहरा है मतलब चाहिए जितना जा सकते हो आप, तो आपने क्या किया, आपने कहीं कुछ थोड़ी सी ऊंचाई से आप कूदना, ठीक है, ऊंचाई से कूदना, इसका मतलब ये सजेशन नहीं दे रहा हूं कि कहीं मरने मरने नहीं जाना भैया, जिंदा रहना है हमें, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको समाज की सेवा करनी है, ठीक है, ऐसे बुरे ख्याल दिमाग में से निकाल देने हैं, बिल्कुल भी मन में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। तो हम कह रहे थे आपको तैरना आता है, तो भैया देखो क्या होगा, आप जब ऊपर से कूदे, जब आप ऊपर से कूदे, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो एच हाइट से जब आप कूदोगे तो भैया उस एच हाइट के लिए जब आप पानी की सरफेस के कांटेक्ट में आओगे, ये आपकी मुंडी, ये आपके हाथ, ये आपके पैर, ये आप कूद रहे हो, ठीक है, ऐसे कूदते ना तैरने के लिए कि सीधा कूदने, मैंने उल्टा कूदा दिया शायद, ऐसे कूदोगे तो सर टकरा जाएगा ना,
ओके, उल्टा बना दो इसको। अच्छा, कई लोग होंगे भैया सर हम तो कैसे भी कूद सकते हैं। भैया जो ऐसा कूदने वाला है वो ऐसे कूद ले, बुरा मत मानो भैया, हमें पता नहीं कैसे कूदा जाता है। ओ वाओ, ये ऐसे कूदे, ठीक है। तो भैया आप यदि एच हाइट से कूदे तो v बराबर √2gs, दैट इज योर इनिशियल स्पीड, यस और नो। इसके साथ में आप इस पानी की सरफेस से टकराओगे। तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा जो तैरते हैं, कि भैया पहले स्पीड बढ़ती है थोड़ी सी और उसके बाद में स्पीड डिक्रीज होने लग जाती है। उसके बाद में क्या होता है, स्पीड डिक्रीज होने लग जाती है। यदि आप यहां से भी छोड़ोगे तो क्या होता है, पहले स्पीड बढ़ती है और फिर स्पीड डिक्रीज होने लगती है, और बाद में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपकी जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड है बेसिकली वो डिक्रीज होती जाती है। स्पीड बढ़ने की जो रेट है वो डिक्रीज होती जाती है और उसके बाद में कांस्टेंट स्पीड अचीव हो जाती है। हालांकि यदि कुएं बुए में आप देखोगे तो जल्दी से सब बहुत ही जल्दी में ये सारी चीजें निपट जाती हैं आपके लिहाज से। यदि किसी ऑब्जेक्ट को डालोगे तब आपको सारी चीजें समझ में आती है। तो उसके बाद में क्या होता है, वो एक कांस्टेंट स्पीड को अचीव कर लेता है और इस कांस्टेंट स्पीड को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। इसे क्या बोला जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। तो भैया कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, मान के चलो यदि मैं यहां पर उस ऑब्जेक्ट की कंसीडरेशन करूं तो भैया इस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है W बराबर mg, बराबर है। जैसे ही ये लिक्विड के अंदर में आया तो भैया इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है बॉयंट फोर्स FB, यस और नो। तो भैया जो W बराबर mg जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो मैंने r रेडियस की स्फेरिकल बॉडी मानी है, उसकी डेंसिटी सिग्मा है। तो आप कह सकते हो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रे, यस और नो, सही बात है। एट द सेम टाइम इस पर जो दूसरा लगने वाला फोर्स है वो है बॉयंट फोर्स FB, और वो कितना लगेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वो तो सेम रहेगा, बॉडी स्फेरिकल है, यस और नो। और ये आपने बॉयंट फोर्स लगा दिया। अभी अभी ताजा ताजा हम लोग एक नया लॉ सीख के आए हैं और उसका नाम है स्टोक्स लॉ। वो क्या कहता है, यदि किसी r रेडियस की बॉडी को, जिसको यदि हम लोग ईटा विस्कोसिटी के लिक्विड में यदि डाल देते हैं तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगता है, और बेटा ये विस्कस फोर्स FV होता है जो मोशन को क्या करता है, अपोज करता है यदि उसने वेलोसिटी v को अचीव कर रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में यदि आप देखते हो, स्टार्टिंग में इनिशियली, तो मैं तीसरे फोर्स के भी बारे में बात कर देता हूं, FV है और ये लग जाएगा आपका 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, ये तीन फोर्स लगने वाले हैं, ये बात तो तय है, इसको नहीं बदला जा सकता। मतलब ठीक है भैया। अब यहां पर कहानी कुछ ऐसे बन रही है कि स्टार्टिंग में इनिशियली यदि मैं बात करता हूं, इनिशियली, ठीक है, इनिशियली क्या होगा कि आपका जो W है वो ग्रेटर देन FB होगा, क्योंकि तो अभी तक आपकी कांस्टेंट स्पीड नहीं आई है। तो W ग्रेटर देन FB होने के कारण भैया बॉडी जो है, बॉडी क्या करेगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, है ना, यस और नो। फिर कुछ समय पर देखो W ग्रेटर देन FB, तो मैं कहने के बजाय मुझे थोड़ा सा ऐसा कहना चाहिए, थोड़ा सा मुझे मेरे शब्दों को बदलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा शब्दों को मैं बदल देता हूं। मैं कह रहा हूं कि W माइनस FB जो है, W माइनस FB जो है वो आपका बड़ा होगा, थोड़ा लार्ज वैल्यू होगी कंपेयर टू FV। उसके बाद में W माइनस FB जो है वो इक्वल्स टू आ जाएगा FV के, और यहां पर आपकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, अचीव हो जाती है, जब आपका विस्कस फोर्स और ये वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मतलब यहां पर आपकी एक तरह से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आपके पास में बनने लगती है। तो इक्विलिब्रियम की जब सिचुएशन हमारे पास में बनती है तो जो विस्कस फोर्स में जो वेलोसिटी होती है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी बन जाती है, और उस समय आपकी जो बॉडी है वो आपकी v वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं भैया कि इक्विलिब्रियम पे इन फोर्सेस को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, और जब इक्वेट कर देते हैं तो हमारे पास में बनेगा क्या, W बराबर FB प्लस का FV, मतलब वेट
जो है वो बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है, तो आपका पार्टिकल जो है, जो बॉडी है, वो एक कांस्टेंट स्पीड को अचीव कर लेता है। अब यहां पर पुट कर दो, ये आएगा बेटा सिग्मा 4/3 पाई r³ जी बराबर ρ4/3 पाई r³ जी प्लस 6 पाई η r⁻v। यस और नो। और ये जो वेलोसिटी है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब आपको तो वो निकालना है, तो भैया मैं लिख सकता हूं 6 पाई η r⁻v⁻c टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 4/3 पाई r³ माइनस ρ4/3 पाई r³ क्लियर। अगला स्टेप आप कहोगे भैया इट इंप्लाइज वीसी बराबर, देखो यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 4/3 पाई r³ कॉमन, ये बन जाएगा सिग्मा माइनस का रो डिवाइडेड बाई 6 पाई η r, 6 पाई η r बन जाएगा। यहां कुछ कटने लायक दिख रहा है आपको, पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कटेगा, ये 2 बच जाएगी आर की पावर, और देखो 2 से काटोगे ये 3 बार और ये कटेगा 2 बार, ठीक है। सो आप देखिए टर्मिनल वेलोसिटी जो निकल के आ रही है, पहले मैं यहां लिख देता हूं ताकि मुझे अगले पेज पे लिखने में परेशानी ना हो। तो आप लिखोगे 2g r², ठीक है, 2 बचा कहां से भाई, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2r²g, और ये आपने लिख दिया सिग्मा माइनस का रो डिवाइडेड बाई, नीचे कुछ बच रहा है 3 3 9, 3 3 9। तो भैया मैं लिख देता हूं टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला vc बराबर 2/9 r²g सिग्मा माइनस का रो। क्या ये फॉर्मूला जो आपको मिल रहा है वो आप याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे? अभी भी कुछ गड़बड़ी जरूर लग रही है मेरे को, ईटा नहीं दिखा मैंने कहीं कहीं का, क्या कर क्या दिया ईटा का, कहीं छूट गया क्या मेरे से, कहां गया ये? ओके ईटा है, 9 ईटा, मतलब 9 ईटा होना, चलो एक बार और लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे लिख दो 2r² सिग्मा माइनस ईटा डिवाइडेड बाई 9 ईटा। जैसा आपको याद रखना है वैसा आप याद रख सकते हैं। मेरा सजेशन तो ये है भैया, ये क्रिटिकल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। बाकी आपकी मर्जी है आप कैसे याद रखते हो। कई लोग रखेंगे 2 सिग्मा माइनस ρr²g अपॉन 9 ईटा, या कुछ उल्टा सुल्टा, जैसे देखो एट द एंड है तो ये फॉर्मूला ही ना, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ है। बोलो क्लियर है? रेनॉल्ड नंबर पहले ही पढ़ चुके, तो ये 2 चीजें मेन थी जो यहां पर हमें पढ़नी थी, ठीक है। अब यहां से आगे जो है बेटा हमारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला सेक्शन था, फ्लूइड मैकेनिक्स जहां पे फ्लूइड बह रहा था। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं मतलब सरफेस टेंशन वाले सेक्शन की तरफ। लेकिन सरफेस टेंशन वाली चीजों को पढ़ने से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस को पढ़ना है, और वहां से शुरुआत होने वाली है। और उसमें सबसे पहला नाम आता है कोहेसिव फोर्स। किसका नाम आता है बेटा? कोहेसिव फोर्स। आप देखते हैं कि जैसे दूध है या पानी है या किसी भी मटेरियल को आप देखते हो तो वो आपस में जुड़े हुए होते हैं कि नहीं होते? तो यस बेटा, एक इंटर मॉलिक्यूलर लेवल पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 अपोजिट चीजों में लगे या 2 सेम चीजों में लगे। तो जब कभी भी एक ऐसे मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करी जाए जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में लग रहा हो, तो उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो भैया इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन same type of molecules is called as cohesive force। इसे क्या कहेंगे बेटा? कोहेसिव फोर्स कहेंगे। दूसरी एक डेफिनेशन जो आपको पढ़नी है वो है एडहेसिव फोर्स। अब देखो एडहेसिव फोर्स, यदि आपको देखो कई बार है ना बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है कोहेसिव कौन सा और एडहेसिव कौन सा है। तो ये देखो एडहेसिव,
आपने यदि फेविकॉल का डब्बा देखा होगा तो आप समझ गए होंगे फेविकॉल क्या है, एक एडहेसिव है। एडहेसिव मतलब क्या है, जो दो अलग अलग चीजों को चिपकाने का काम कर रहा है। तो यहां से आप समझिए एडहेसिव फोर्स क्या होता है। अगेन इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोहेसिव फोर्स इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एडहेसिव फोर्स इज ऑल्सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, सो एडहेसिव फोर्स क्या है, ये भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम लोग कहेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग क्या कहेंगे बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले समझ जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं ससंजक बल तथा आसंजक बल, ससंजक बल और आसंजक बल। केमिस्ट्री में भी शायद पढ़ लिया होगा आपने, ससंजक बल और आसंजक बल। ठीक है, क्लियर। अब कौन सा किसका नाम होता है, मैं बहुत बार इसमें कंफ्यूजन रहता हूं। इंग्लिश में बहुत आसान रहता है, कोहेसिव एडहेसिव, एडहेसिव से ज्यादा आसान बन जाता है, तो वो याद भी रहने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दो डेफिनेशन पढ़ी हम आज। देखो मैं बहुत सारी डेफिनेशन ही करवाने वाला हूं और हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा भी रह जाए, क्योंकि अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें फिर हम लोग काफी डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से शायद मैं चालू करूंगा अगला लेक्चर, मतलब ये मेरी कोशिश है। बाकी मैं श्योरली तो नहीं कह सकता, हो सकता है मैं आज ही सब कुछ कवर कर लूं, हो सकता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी मैं आज ही कवर कर लूं, बट एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लेक्चर की वो हम लोग यहां पर जरूर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पर अगली जो टर्मिनोलॉजी, देखो ये सारी टर्मिनोलॉजी काम में आने वाली हो आज के लेक्चर में। रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये रेंज का मतलब आप समझ गए होंगे जब मैंने रेंज वर्ड लिखा है। रेंज वर्ड समझिए, रेंज वर्ड याद कीजिए जरा, मोशन इन अ प्लेन क्या होता है। मोशन इन अ प्लेन के अंदर में आपने रेंज वर्ड पढ़ा है, क्या है, यदि मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको यू इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो द डिस्टेंस या द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट when it is thrown at an angle theta with an initial speed u, then that horizontal distance is called as रेंज। बराबर है। अब यहां पर लिखा गया है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स till that molecular force, molecular force is being experienced, is being experienced। ठीक है भैया, वो अधिकतम दूरी, वो अधिकतम दूरी जहां तक आपका ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अनुभव किया जा रहा है, या हम लोग कह सकते हैं इज इफेक्टिव, इज क्या है, इफेक्टिव है। जहां तक ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ जो सॉरी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इफेक्टिव है, तो उसे हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कहेंगे। अब इस रेंज से हमारे पास में अगला एक वर्ड आता है और इसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसे हम लोग कहते हैं बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वैसे मैं बता दूं, यदि मेरे पास पीपीटी रेडी होती तो मैं बहुत जल्दी इसको खत्म कर चुका होता, 10-15 मिनटों का भी टॉपिक नहीं है फिर तो ये, लेकिन हर बार हर चीज अवेलेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उस किसी मॉलिक्यूलर को सेंटर मानो और इस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को रेडियस मानते हुए जो स्फीयर ड्रॉ किया जाता है उसे कहते हैं बेटा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने बोला रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को रेडियस मानते हुए जो स्फीयर ड्रॉ किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो
considering a molecule as a center, the imaginary sphere drawn by taking range of molecular attraction as radius is called as what? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस उसे कहेंगे। उसे क्या कहेंगे बेटा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला? एक मॉलिक्यूल को सेंटर में बना लीजिए, रख लीजिए, अब उससे दूसरे मॉलिक्यूल्स को दूर लेके जाइए, तो एक वो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगी जहां तक ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसे हम लोग कह रहे हैं रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कह रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस निकल के आई है उसका एक स्फीयर बना दीजिए सेंटर इस मॉलिक्यूल के आजू बाजू में, तो वो बन जाएगा आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वो क्या बन जाएगा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? यस और नो? क्लियर है? अब हम लोगों को एक वर्ड सीखना है, इसका नाम होता है सरफेस फिल्म। क्या नाम होता है? सरफेस फिल्म। वैसे आपने देखा होगा दूध पे मलाई जमती है कि नहीं जमती है? यस और नो? देखा है। अच्छा, उसके अलावा कभी पानी वानी पे और उन सब चीजों पे भी देखा होगा आपने, एक लेयर जैसी जम जाती है, तो वही उसी सरफेस फिल्म की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। हालांकि सोप सॉल्यूशन में से बनाएंगे अभी तो थोड़ी देर में। तो सरफेस फिल्म क्या होती है बेटा? ये सरफेस फिल्म द लेयर ऑफ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ये जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की जो रेंज है, उतनी जो थिकनेस की जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं सरफेस फिल्म। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस फिल्म कहते हैं। अब इस सरफेस फिल्म के बेसिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है अगले पॉइंट पर, और उसका नाम है सरफेस टेंशन। अब यदि मैं सरफेस टेंशन को शॉर्ट में डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, सरफेस टेंशन, तो भैया सिंपल सी बात है, सरफेस को जो टेंशन हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। लेकिन यदि मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो भैया फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अब देखो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब सरफेस फिल्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट काम में आता है। अभी तो बस फोर्स पर यूनिट लेंथ मैथमेटिकली बस मैंने बोल के छोड़ दिया, इससे आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, मैं जानता हूं इस बात को। देखो बेसिकली क्या है, जैसे आपने कभी देखा होगा ये जो पिन वगैरह होती है, जैसे छोटी स्टेपलर की पिन है, उसको आप लीजिए और उसे हल्के से पानी के ऊपर रखिए, तो आप देखोगे कभी कभी वो नहीं डूबती है, लेकिन कोई हैवी चीज है वो तो डूबी जाती है। लेकिन आलपिन वगैरह तो खैर डूब जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो स्टेपलर की पिन है मैंने बहुत बार देखा है, इसे आहिस्ता से उसे रखोगे ना, तो जहां पर एक फिल्म बन चुकी होती है वहां पर वो थोड़ा सा गंदा वंदा पानी रहता है उसमें बन जाती है ना फिल्म, तो वहां पर आप रखो तो कभी कभी वो डूबती नहीं है, ऊपर ऊपर तैर जाती है ना, तैर जाती है कि नहीं तैर जाती है। तो उस पर क्या हो रहा होता है, बेसिकली उस पर एक सरफेस टेंशन लग रही होती है। मेनली क्या होता है, सरफेस टेंशन जब लग रही होती है तो कहानी ये है कि भैया ऐसा फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ लाइन, टू अ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म पर ड्रॉ करी गई इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स सरफेस टेंशन कहलाता है। मैं लिखूं क्या इसको? लिख देता हूं, छोड़ो इसको मिटाता हूं पहले, तो इसको हटाओगे तभी समझ में आएगा। मैंने क्या बोला? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन
ऑफ एन imaginary line drawn on surface film। इसलिए सारी चीजों की आवश्यकता थी ताकि आप पहले से समझ जाओ। द फोर्स एक्टिंग, अब इसमें एक और वर्ड रह गया, एक्टिंग परपेंडिकुलर। यार डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बनी। परपेंडिकुलर टू द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, द फोर्स परपेंडिकुलर टू द, अरे यार इसकी डेफिनेशन कैसे बोलूं मैं इंग्लिश, ये स्टेटमेंट आगे पीछे करने पड़ेंगे। वैसे कहानी को आप समझ गए होंगे। जैसे मान के चलो ये आपकी एक सरफेस फिल्म बन गई, स्फेरिकल एरिया ले लिया, यहां पर आपने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है पर यूनिट लेंथ, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सरफेस टेंशन कह रहे हैं। अब इसको हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलर थियोरी से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर थियोरी। क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर थियोरी है, किसके लिए, सरफेस टेंशन को समझने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं समझिए, हमने वही कहानी है बार बार, एक कंटेनर ले लो भैया, एक मैंने लिया बड़ा सा कंटेनर और इसके अंदर में एक पहली लेयर मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। हम लोग इंटरेस्टेड है यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना चाहते हैं, और वो जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि भैया एक मॉलिक्यूल है यहां पर जिसका नाम है बेटा ए, एक मॉलिक्यूल है थोड़ा सा देखो इस लाइन से इधर में है, इसका नाम है बी, और एक मॉलिक्यूल है प्रॉपर यहां पे जिसका नाम है सी, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब मैंने क्या करना है, लेट्स से ये है मेरी सरफेस फिल्म, ठीक है। ये मान लीजिए ये पी क्यू है और ये पी डैश क्यू डैश है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है आपको समझ में आया क्या, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ये आपकी सरफेस फिल्म बन गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहां पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया। इसके लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहां पर ड्रॉ करना है, इसके लिए तो भैया देखो ये वाला जो सेक्शन है उसको तो मैंने प्रॉपर बना लिया और ये थोड़ा सा ऐसे छोड़ दिया, और ये वाला यहां पर आएगा और बेटा मैंने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। ये 3 देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या हो रहा है, इसमें ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यदि यहां पर मैं देखता हूं तो बेटा यहां पर देखिए फोर्सेज जो लग रहे हैं ना वो ऐसे 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 सारे डायरेक्शन में फोर्सेज लग रहे हैं। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहां तक फोर्स लग सकता है, तो ये सारे तरफ से फोर्सेज क्या है, समान है उसके कांटेक्ट में जो आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये इस पे नेट फोर्स ऑन ए क्या है, नेट फोर्स ऑन ए क्या है बेटा, 0 है, मतलब ए इज इन इक्विलिब्रियम। मैं मतलब सही बात है। अच्छा याद रखना बेटा इसके अंदर में पानी भरा हुआ है, नहीं तो कई लोग सोच रहे हैं अच्छा ये खाली कंटेनर में मॉलिक्यूल्स कहां से आ गए, कोई तो भी लिक्विड भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल नंबर बी पे। तो देखो मॉलिक्यूल नंबर बी पे क्या हो रहा है कि यहां पर यदि मैं देखता हूं कलर कलर विच कलर 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 ओके, तो देखो ये फोर्स लग रहा है, ऐसे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, ये जो है ना ये अंदर की तरफ लगने वाले फोर्सेस हैं, ठीक है। अंदर इतना फोर्स लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में देखो मैं ग्रीन कलर ले रहा हूं थोड़ा सा, तो देखो ऊपर की तरफ भी ये फोर्सेस तो लग रहे हैं, ठीक है, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसके जस्ट ऊपर है बेटा आपकी एयर और यहां पर है वो लिक्विड, यस और नो। अब यदि मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं, जनरली यही होता है, कोहेसिव फोर्स बराबर एडहेसिव फोर्स, ऐसा यदि मान लूं कि भैया जो लगने वाला फोर्स है वो बराबर है, यदि ऐसा हो रहा है कि मतलब यदि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स है वो सेम ही आ रहा है, मतलब ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि यहां पर लिक्विड है और यहां क्या है, एयर है। तो भैया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एयर सेक्शन क्या होंगे, कम या ज्यादा, यहां लेस मॉलिक्यूल्स होंगे, ऊपर में क्या होंगे बेटा, लेस मॉलिक्यूल्स होंगे, और इस वाले सेक्शन में मोर मॉलिक्यूल्स होंगे या नहीं।
तो आपने बोला सही बात है। यदि यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो इसका मतलब इस पर क्या लगेगा, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब हम लोग करेंगे कि भैया बी को यदि मैं बात करता हूं तो देयर इज नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो यस और नो, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा या नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सिमिलर वे में यदि मैं यहां पर चला जाता हूं सी पर, तो देखो सी की भी कहानी कुछ कुछ वैसी ही है। कैसी है भैया? ये बोलो यस और नो। और सिमिलर वे में ऊपर में भी लगेंगे, लेकिन देखो ऊपर में फिर से कहानी वही है कि लेस मॉलिक्यूल्स, ऊपर मॉलिक्यूल्स एयर के तो वो कम होते हैं, क्योंकि आप जानते हो यदि मैं यूनिट एरिया को कंसीडर करता हूं या यूनिट वॉल्यूम को कंसीडर करता हूं तो यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, लिक्विड में उससे कम होंगे और गैसेस में उससे भी कम होंगे या नहीं होंगे? तो बिल्कुल सही बात है। तो लेस मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर, और यहां पर आपके पास में मोर मॉलिक्यूल्स हैं, तो मतलब यहां पर लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा। मतलब इस पर भी कहानी वही है, इस पर भी लगेगा एक नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बोलो यस और नो। अब देखो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो मॉलिक्यूल अंदर है, इस लिक्विड के अंदर है, तो उस पे तो कोई परेशानी है ही नहीं, और सी पे भी क्या हो रहा है, सेम सिचुएशन हो रही है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इसको नीचे ला, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते हैं, अपने आप यदि देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते हैं। लेकिन सिंस हम लोग जान रहे हैं यहां पर एक क्या बन रही है, सरफेस फिल्म बन रही है। क्या बन रही है? सरफेस फिल्म बन रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये जो सरफेस फिल्म जो बन रही है, सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स अब होंगे, अब एक बात समझ लीजिए, बी और सी से आइडिया लग गया, एकदम टॉप वाला भी ले लो चाहे बीच में कहीं भी पकड़ लो, तो हर मॉलिक्यूल पे एक नेट कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और इस कोहेसिव फोर्स के कारण ये मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं कि भैया हम नीचे चले जाएं। क्यों? एवरी बॉडी हैज द इंटेंशन टू हैव द लोअर एनर्जी, बराबर है, लेकिन हम इस मॉलिक्यूल्स को तो यहां पर सेट करना चाहते हैं, बराबर है। और यदि इसको यहां पर सेट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक एडिशनल एनर्जी देंगे जो इन मॉलिक्यूल्स के पास में होगी, और उसे ही हम लोग कहते हैं सरफेस एनर्जी। और ये जो एनर्जी दी जा रही है बेसिकली क्यों दी जा रही है? टू इंक्रीज द एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, नहीं तो क्या है, हर कोई नीचे कैसे बैठ जाएगा यार, हर कोई नीचे बैठ जाएगा क्या? नहीं, तो हमको सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा, और इस सरफेस एरिया को बनाने के लिए मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को सरफेस पर टिका के रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे से कुछ मॉलिक्यूल्स को लेकर के ऊपर आना पड़ेगा। मतलब नीचे से कुछ मॉलिक्यूल जब ऊपर आएंगे तो उनको नीचे से ऊपर लेके आने के लिए you will have to do some work, and whatever work you will be doing, that work done will be stored in the form of energy, and that energy will be called as what? सरफेस एनर्जी। यस और नो? तो आपने बोला ठीक है भैया, यस और नो। अब ये जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज होते जाती है एज द एरिया इंक्रीजेज, और डिक्रीज होते जाती है एज द एरिया डिक्रीजेज। क्यों? जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ही ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स को, और एरिया कम होगा तो भैया वो भी कम होगी। यस और नो? क्लियर है? सो अब आपने जब एरिया बढ़ाने के लिए एनर्जी दे दी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी ही है एक तरह से, जिसे सरफेस एनर्जी हम लोग यहां पर नाम दे रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, अब इस एनर्जी के कारण अब आपने ये सब काम क्यों किया, ताकि उसका एरिया बढ़ जाए, और जब ये हो रहा है तो लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, लिक्विड की टेंडेंसी भैया एरिया छोटा करो मैं नीचे चला जाता हूं, एरिया छोटा करो मैं नीचे चला जाता हूं। हाँ, आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी, तो ये जो टेंडेंसी है इसके कारण क्या होता है, ऊपर में एक फिल्म जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसी स्थिति में आ जाती है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाती है। अब सिंस ये टेंशन सरफेस पर डेवलप हुई है तो इसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? यस और नो? बिल्कुल थियोरेटिकल पोर्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा और मैं आगे पढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को भी अच्छा सा लगे कि भैया चलो ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हम लोगों ने
कर ली है, ठीक है। सरफेस टेंशन मैंने बता दिया है, सरफेस एनर्जी मैंने बता दी है। सरफेस एनर्जी आपको समझ में आ गई होगी। सरफेस टेंशन मैंने फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, वो भी मैंने यहां पर बता दिया है। अब हम लोगों को जो मैंने सरफेस एनर्जी पढ़ी है, सरफेस टेंशन पढ़ी है, इनके यूनिट्स एंड डायमेंशंस के साथ में आप खेल सकते हो क्या? देखो, यदि मैं बात करता हूं, सुनो, सरफेस टेंशन एस टी, या हम लोग डिवाइड करेंगे, डिनोट करेंगे टी से, ये क्या हो रहा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब हम लोग कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर। सरफेस एनर्जी या ई से जो भी डिनोट कर रहे हो, तो बेसिकली है तो ये एनर्जी ना, यस और नो। अच्छा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो इन सारी चीजों के यूनिट्स डायमेंशंस आपको निकालने हैं बेटा, ये आपका होमवर्क है, और इसको मैं जानता हूं कि आप लोग ईमानदारी से कंप्लीट करके ही रहेंगे, यस और नो, क्लियर है। अब हम लोगों को जो बातें करनी है ना, छोटी सी बातें और मैं करता हूं। ये जो सरफेस टेंशन यहां पर निकल के आ रही है, इस सरफेस टेंशन की कुछ खास बातें होती है। क्या बातें होती है भैया? कि जैसे इस पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है सरफेस टेंशन पर। सरफेस, यस, सरफेस टेंशन इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। कैसे अफेक्ट होता है कि भैया टेम्परेचर यदि इंक्रीज होता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। आप देखो, गरम, जब दूध गरम कर रहे होते हैं, आप एक कॉमन सेंस वाला एग्जांपल ले लो, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो क्या है? जब आप दूध गरम कर रहे हो, तो कभी आपने दूध गरम होते हुए देखा है या नहीं देखा है? पहले तो ये बताओ। सर आज तक रसोई में गए नहीं, सर आज तक तो हम दूध ही नहीं देखा, सर दूध का कलर कैसा होता है, ऐसा मत बोलना भाई साहब, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दूध ही नहीं देखा हो। चलो ठीक है, नहीं देखा उन्होंने, उनको मैं बता दूं, दूध का कलर सफेद होता है, ऐसा हमें तो लगता है। चलो ठीक है, जब दूध गर्म हो रहा होता है तब क्या उस पर मलाई जमती है? नहीं, तब तो वो बुलबुले के फॉर्मेट में आ रहा होता है। आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता है? यस और नो, क्योंकि एनर्जी मिल रही होती है, मॉलिक्यूल्स को ऊपर चढ़ते हैं, एनर्जी मिल रही। लेकिन जब वो ठंडा हो रहा होता है तब उस पर मलाई जमती है कि नहीं जमती? जब दूध ठंडा हो रहा होता है तो मलाई जमती है ना। और मलाई क्या है? फिल्म है। मलाई क्या है? फिल्म है। कैसी फिल्म? सरफेस फिल्म। और जब सरफेस फिल्म बनेगी मतलब सरफेस टेंशन आएगी, यस और नो, बस लॉजिक क्लियर। तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, क्योंकि मलाई नहीं जमनी है, क्लियर है। कई लोग तो आज जाते हैं पाव किलो मलाई खाएंगे जाके, है ना, दूध को पूरा उबाल उबाल के मलाई बना के मानेंगे। आज तो मलाई बनाने के चक्कर में पता लगेगा वो खोआ बन चुका होगा, है ना। खोआ मतलब मावा, है ना, कई जगह पे मावा बोलते हैं, कई जगह खोआ बोलते हैं। मावे की मिठाइयाँ, ओके। चलो, वैसे तो चलन बहुत बढ़ गया है, मावे में मिक्सिंग ज़्यादा होती है, दूध में मतलब अरारोट डाल के, अरारोट को क्या बोलते हैं? कॉर्नफ्लावर बोलते हैं ना शायद, है ना। इंग्लिश वाले बच्चे अलग, इंग्लिश इंग्लिश की दुनिया अलग है, हिंदी की दुनिया अलग चल रही है। अब कई लोगों को तो अरारोट ये शब्द ही नहीं पता होगा, है ना। अरारोट क्या होता है सर? चलो ठीक है, कुछ तो भी होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर होता है, कॉर्नफ्लोर बोलते हैं जहाँ तक है। एक्चुअली मैं भी खुद भी डाउटफुल हूँ कि ये कॉर्नफ्लोर और अरारोट एक ही चीज़ होती है कि अलग अलग होती है। वैसे आप देखना, जो मतलब कई जगह पे जो पेड़ा मिलता है ना, पेड़ा, पेड़ा समझ में आता है? पेड़ा, कुछ भी मीठा हो जाए तो पेड़े से कराते हैं। हालांकि आजकल डेयरी मिल्क वालों ने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, डेयरी मिल्क वालों ने पैसे देने चाहिए, मैंने उनका नाम लिया है कि कुछ मीठा हो जाए, चल रहा है ना। लेकिन हमारी जो परंपरा रही है शुरुआत से, वो क्या रही है कि कुछ मीठा कराना है तो कहीं पे लड्डुओं से करवाते हैं, कहीं पेड़े से करवाते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में अलग अलग है ना। तो उसमें बहुत मिलाते हैं बेटा, अरारोट, कॉर्नफ्लोर, आटा मिला मिला के बेच देते हैं, और ये पैसा छपाई। अब इनमें से कई लोग हर्ट हुए होंगे, मान के लो किसी के पेरेंट्स की मिठाई की दुकान है, वो हर्ट हुआ होगा। हालांकि देखो, शुद्ध खोए से भी मिठाई बन जाती है, मावा बन जाता है, पेड़ा बन जाता है, पेड़े का शेप में कोई परेशानी नहीं होती है, हमने शुद्ध, अच्छा भी लगता है ना। हाँ, नहीं तो आप देखो, मोस्टली आप देखो कई जगह ना, जो छोटे शहरों में ऐसा ज़्यादातर देखने को पाया जाता है। और छोटे शहरों में कहाँ देखने को पाया जाता है? जहाँ पे छोटी छोटी सी जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे वो लोग कई बार क्या करते हैं ना, वो मावे के अंदर में अरारोट, कॉर्नफ्लोर वगैरह मिला के ये पेड़ा बना के बेचे जा रहे हैं। और ये शक्कर की शक्कर ही शक्कर दी जा रही है, नेचुरल मिठास तो कुछ है ही नहीं। ऐसी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें होती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कहाँ पे फंस गए? पेड़ा बनाने लग गए हम लोग। पढ़ क्या रहे थे? फिजिक्स पढ़ रहे थे, पेड़ा बनाने पहुंच गए। चलो ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, क्लियर है कहानी। ये पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज, डिपेंड्स ऑन इंप्योरिटीज, याद रखनी है बेटा। एक सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, कोई दिमाग नहीं लड़ाना है, सिंपल सी याद रखना है।
इसमें बेटा इंप्योरिटीज है ना, इनका ही मेन रोल है। इंप्योरिटीज भी आपके पास में 3 टाइप्स की हो गई। ओ मतलब पहली हम लोगों को बात करनी है सॉल्यूबल इंप्योरिटीज, सॉल्यूबल इंप्योरिटीज। दूसरी होती हैं पार्शियली सॉल्यूबल, और तीसरी होती है इनसॉल्यूबल। ठीक है, मेनली तो इसी पे काम करना है आपको। ओके ओके ओके। अब सॉल्यूबल का मतलब समझ जाइए, जैसे हम लोगों के पास में सॉल्यूबल इंप्योरिटीज के नाम पे जो होता है वो होता है नमक। पानी के अंदर नमक, पानी के अंदर डालो नमक तो क्या हो जाता है, ये पानी के अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। आप जानते हैं ना NaCl प्लस H2O क्या बनाते हो, NaOH प्लस HCl। गलत है, ये रिएक्शन लिख मत देना भाई साहब। NaCl प्लस H2O और आपने बना दिया क्या, NaOH और प्लस का HCl। गलत है ये रिएक्शन। ये इसको एरो को बदलोगे तब सही होगा। ये रिएक्शन ऐसे चलती है NaOH प्लस HCl, बेस प्लस एसिड मिलके क्या हो जाता है, एक सॉल्ट प्लस वाटर तैयार हो जाता है। ओ सर केमिस्ट्री में पहुंच गए। तो भैया देखो, सॉल्यूबल इंप्योरिटीज की जब हम लोग बात करते हैं तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है। सॉल्यूबल रहेगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगी। और यदि पार्शियली सॉल्यूबल है तो भी आपकी डिक्रीज होगी, और इनसॉल्यूबल है तो भी आपकी डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर बताना चाहूंगा, ये है बेटा एग्जाम्पल सॉल्ट का। पार्शियली सॉल्यूबल मतलब जैसे अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल क्या पूरी तरह से तो सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन काफी हद तक तो घुल ही जाता है। पार्शियली सॉल्यूबल की कैटेगरी में डालते हैं। इनसॉल्यूबल में क्या, धूल मिट्टी वगैरह यदि हम लोग कुछ डाल देते हैं तो हमारे पास में जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने यहां पर आपको बताई हैं। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग, अब जैसे कई लोग सोच रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से शुरू करेंगे, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से ही शुरू कर सकते हैं। कुछ और बेसिक चीजें होती हैं। क्लियर है? ओके, ये पॉइंट्स याद रखने वाले पॉइंट, इसमें मैं कुछ मदद नहीं करूंगा। ठीक है, कैसे याद रखना है आप सोच लीजिए। टेम्परेचर वाला तो मैंने बता दिया था आपको। टेम्परेचर तो भैया याद रह जाता है, दूध पे मलाई जमती है, दूध ठंडा होता है तब जमती है, और गर्म होता है तो नहीं जमती, तो उससे याद रह जाता है सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वैसे देखो सॉल्यूबल इंप्योरिटी सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है, सॉल्यूबल पे ऐसे याद रख लेना सरफेस टेंशन आ जाएगी, बाकी तो पार्शियली और इनसॉल्यूबल में तो है ही नहीं, तो डिक्रीज कर दो, हटा दो इसको, ऐसा याद रख सकते हो। देखो ये क्या है ना, ये ऐसी चीजें होती है जो दिमाग में नहीं रहती है, मिस हो जाती है हमसे। क्लियर है? अच्छा एक काम और है, NaCl प्लस H2O क्या बनेगा वो भी बताना है आपको। ये होमवर्क है सर, केमिस्ट्री का होमवर्क है। क्या हुआ, क्या दिक्कत है भैया, हमने दे दिया, क्या दिक्कत है। वी आर अ टीम, वी आर अ फैमिली, बायोमेंटस फैमिली है। मैं भी होमवर्क दे सकता हूं थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का, मैं बायो का भी थोड़ा बहुत दे सकता हूं, क्या दिक्कत है भाई। तुम्हें तो करना है ना, तुम्हें तो चीजें सीखनी है, क्या दिक्कत है। थोड़ा सीखोगे, रिकॉल करोगे भैया, तभी तो आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप सोचोगे सर हम फिजिक्स पढ़ने आए हैं क्लास, भैया क्लासेस तो नीट की है ना हमारी। वी आर क्लासेस ऑफ नीट, स्पेसिफिकली नीट। हम लोग उछल कूद नहीं करते, कभी इस डाल पे बैठ गए, कभी उस डाल पे बैठ गए। कभी हम लोग बोल रहे हैं 5वीं के बच्चे पढ़ेंगे हमसे, कल बोल रहे हैं 6वीं की क्लासेस खोल ली हम लोगों ने। ऐसा नहीं कर रहे, वी आर स्पेसिफिकली फॉर नीट द टीम, बायोमेंटर्स टीम। नाम में लिखा ना बायोमेंटर्स, बायो के स्टूडेंट्स को मेंटर करने के लिए है ना। श्योर? चलो मैं कहा कौन सी चीजों में घुस गया। चलो आज के लेक्चर को बेटा हम लोग यहां पर समाप्त करते हैं। चैप्टर को रिवाइज करना, रिकॉल करना। आज के पूरे लेक्चर में सब थियोरेटिकल था। आने वाला लेक्चर देखो, हो सकता है मैं आने वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाऊं, या फिर मेरा टारगेट है कि मैं पूरा ही खत्म कर दूं एक बार में, और एक ही लास्ट लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल का लेके चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, हालांकि इससे पहले जो इस एक्चुअली क्या था, ये टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ फंस गया मेरा, बीच में रह गया, मेरे को दिमाग में रिकॉल नहीं हुआ, मैंने वो छोड़ दिया करके। यदि स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी मैंने पढ़ा दिया होता तो मैं उसके न्यूमेरिकल्स भी उसी लेक्चर में कवर कर लेता, तो फिर वो वाला टेंशन मिट जाता था। हालांकि स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी अब बच गए, जिसके न्यूमेरिकल मैंने नहीं पढ़ाए हैं। बाकी जो बर्नौली थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स और वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। और जो आज पढ़ाया है सरफेस टेंशन और सरफेस, उसमें कुछ न्यूमेरिकल लायक बचा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो चालू करेंगे वो एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस एनर्जी और इन सब छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजों से चालू करेंगे, और फिर हम लोग कैपिलरी एक्शन तक पहुंचेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने बोला क्या, हाँ, तो वहां तक पहुंचेंगे, और फिर वो प्रेशर डिफरेंस वाला वो सब चीजें भी करेंगे। कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है, ये सब चीजें मैं बताते चल रहा हूं, छोटी छोटी सी चीजें। ठीक है, क्लियर है? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए